नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट पेज की। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टारगेट दिया हुआ है वो है इन्फ्लेशन को टारगेट करके चलना, जिसमें कि उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके चलना है 4 ± 2% की रेंज में। 4 ± 2%, इसका मतलब कंप्लीट अगर रेंज हम देखें तो मिनिमम 2% रखनी है इन्फ्लेशन और मैक्सिमम 6% रखनी है। इस बेल्ट से बाहर अगर निकलता है इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है तो उस केस में फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि क्यों आरबीआई जो है वो फेल हो रहा है इन्फ्लेशन को टैकल करने में। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है कि पिछले 3 क्वार्टर्स में 6% से ज़्यादा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन रेट रही है। तो कुल मिलाकर के इन्फ्लेशन रेट 6% से ज़्यादा हो गई तो लिमिट क्रॉस हो गई। तो इस केस में अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। बेसिकली अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। बेसिकली ये साइन हुआ था किसके बीच में? आरबीआई के उस टाइम पे गवर्नर थे रघुराम राजन जी आरबीआई की तरफ से, और फाइनेंस गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव महर्षि जी। इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 फरवरी 20 को। ठीक है, और आप देखो इसमें आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके ये प्रोविज़न किया गया था कि भाई आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए काम करना है। किसको टारगेट मिला था? ये आरबीआई को। और इस टारगेट में क्या टारगेट दिया था जो मैंने आपको बता दिया, 4 ± 2%। ठीक है, शुरुआत में ये 5 साल के लिए डिसाइड हुआ था। 5 अगस्त 2016 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का था। अब इसको इसी फ्रेमवर्क को 4 ± 2% का जो फ्रेमवर्क है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक, मतलब 5 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। अब देखो आरबीआई की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 12 अक्टूबर को होने वाली है 2022 में ही। अब इस मीटिंग में इनको एक कहते हैं ना कि रिपोर्ट बना करके देनी होगी कि भाई कब तक ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, क्यों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहा है, वो सारी डिटेल इनको सबमिट करनी होगी। ठीक है, अब देखो जनवरी से जुलाई तक का 2022 में ये ट्रेंड है। 6.01 से लेकर के 6.71% तक की इन्फ्लेशन रेट चल रही है। इसका मतलब 6 से तो ज़्यादा ही है। तो अब जवाब तो देना पड़ेगा इनको। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर कमेटी है जिसमें 3 मेंबर्स तो होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फिलहाल की कॉम्पोजिशन अगर देखो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को चेयर कौन करता है? 6 मेंबर हो गए, 6 में से एक चेयरमैन हो गए जो कि गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं, जो कि अभी करंटली कौन है? शक्तिकांत दास जी। इनके अलावा 5 दूसरे जो मेंबर्स हैं उनमें एक तो मिचेल डी पात्रा जो कि डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के, इसके अलावा राजीव रंजन, ये तो हो गए सारे के सारे आरबीआई की तरफ से। अशीमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो गए। हो सकता है आगे पीछे कुछ भी हो। ओवरऑल ये 6 मेंबर्स हैं और इस कमेटी को चेयर करते हैं कौन? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। अब आपको करना क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रिवाइज कर देना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, चाइना जो है वो कॉर्ड को लेकर के ऑलरेडी अनसेटल्ड तो है ही, और बेसिकली कॉर्ड जो है वो लॉन्च भी चाइना को काउंटर करने के लिए ही हुआ था 2017 में। कॉर्ड दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप। कॉर्ड, इस कॉर्ड का मतलब ये हो गया, जो कॉर्ड जो है वो स्टैब्लिश इसीलिए हुआ था। इसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 2017 में ये स्टैब्लिश हुआ था। काम क्या है इस ग्रुप का कि चाइना जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में एग्रेशन दिखाता है तो उसको काउंटर करना। नहीं तो क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी पकड़ बनाता चला जाएगा और बाकी जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और इंडिया जैसे कंट्रीज़ की भी सिक्योरिटी को थ्रेट है चाइना अपने आप में। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रुप हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसी को बात को राइज करते हुए अभी एक थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी में एड्रेस कर रहे थे हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, तो उन्होंने ये बात कही कि कॉर्ड जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप टाइम के साथ में समझोगे। ठीक है, तो ये एक मुद्दा था कॉर्ड के बारे में जानने के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे एक्सप्लेन पेज पे ये देखो, फर्स्ट आर्टिकल है मेगलोडॉन के से संबंधित। देखो, अभी कुछ साइंटिस्ट ने एक 3D पिक्चराइजेशन रिलीज किया है ये कह के कि आप देखो कि बहुत बड़ी साइज की एक किलर शार्क जिसका नाम दिया गया मेगलोडॉन,
ठीक है। बोले ये इंडिया, ये मतलब ओशंस में रहा करती थी आज से लगभग 23 मिलियन टू 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। 23, 2.3 या 2.6, ये टाइम मुझे नहीं लगता सही तरीके से लिखा हुआ है, इसमें गड़बड़ है कुछ ना कुछ, है ना। 2.3 मिलियन, 23 टू 26 मिलियन ईयर्स अगो हो सकता है, या फिर 2.3 टू 26 मिलियन ईयर्स अगो हो सकता है, जो भी है। पॉइंट हमारा ये है मेन तो, कि ये अपने आप में बहुत बड़ी मछली बताई गई है, जिसकी साइज़ जो है वो आराम से 50 फीट्स लेंथ की बताई गई है, पूरी एक स्कूल बस हो इतनी बड़ी। ओके। और जो ओरेकस होती है ना, ओरेकस मतलब किलर वेल, बोलो उसको 3 या 4 बाइट्स में ख़त्म कर दे, इतनी पावरफुल ये शार्क हुआ करती थी। अब ये देख लो साइज़, ये है ओरेकस जिसको किलर वेल भी बोलते हैं, और ये हो गई ये मेगलोडॉन की साइज़। ये बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट रिलीज़ किया गया है फॉसिल फ्यूल के, फॉसिल एविडेंसेस के बेसिस पे, फ्यूल नहीं, फॉसिल एविडेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये 3D इमेज जो है वो अभी रिलीज़ की गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेगलोडॉन अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्या है क्या नहीं है थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जाइंट शार्क, ठीक है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेडेटरी एनिमल ऑफ ऑल टाइम कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन इंडिया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर देखो दिलीप अबसे और आशुतोष दुबे जी ने। सबसे पहले हम जान लेते हैं इन डिग्नेटरीज के बारे में। जो दिलीप अबसे हैं वो बेसिकली एमडी सीईओ हैं एनपीसीआई के। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ में जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उनके कोलैबोरेशन से स्टैब्लिश्ड एंटिटी है, जो कि रिटेल पेमेंट्स को बहुत ही सही तरीके से रॉबस्ट मैनर में और कहते हैं ना डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रमोशन करने में इसके लिए काम करती है। ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, एनपीसीआई की जो सर्विसेज हैं उनको आप जानते हो अच्छे से, जैसे भारत क्यूआर कोड, भीम, आईएमपीएस, यूपीआई, रुपए, ये सारी सर्विसेज एनपीसीआई के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनको द्वारा क्या यहाँ पर आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। देखो, हम नॉर्मली जानते हैं कि अगर आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को तो आपको इम्प्रूव करना होगा। तो एक ओल्ड सेइंग है, बिल्डिंग द रोड इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बिकम प्रॉस्परस। तो कुल मिलाकर के आज हम खुद को एक डिजिटल सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, बहुत हद तक बना भी चुके हैं, पर हमें और ज़्यादा एक स्मूथ, एफिशिएंट एंड कहते हैं ना रॉबस्ट एंड रेजिलियंट प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, जिसपे कि इंफॉर्मेशन क्विकली ट्रांसमिट हो सके और वहाँ पर सिक्योरिटी का भी रिस्क मिनिमम हो। तो कुल मिलाकर के आज गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई कर रही है और बनाने की कोशिश भी कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा भी बहुत कोशिशें की जा रही है, जिससे कि हम इंडिविजुअल, मार्केट और गवर्नमेंट, इनके बीच में एक स्पीडी मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में ट्रांजैक्शंस हो सके, कम्युनिकेशन हो सके। डिजिटल इंडिया मिशन हमने 2015 में इसी बात को लेकर के स्टार्ट किया था, जहां से आज हम पेमेंट्स भी करते हैं, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आज सारी की सारी किस पे अवेलेबल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल क्रॉस हो रहे हैं आज, जैसे हम देखते हैं आरएफआईडी के बेसिस पे ऑटोमेटिकली सारा काम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आज की परिस्थिति ऐसी है कि आधार, यूपीआई और इंडिया स्टेक, ये तीन चीज़ें मिलकर के पूरे इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर की फैसिलिटीज़ हैं वो हमें डिजिटली प्रोवाइड करने में फैसिलिटेट कर रही हैं। अब देखो, सवाल ये है कि आज के टाइम पर हमारे पास में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि जब कभी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाए तो वो होनी चाहिए कैसी, एक तो सबको अवेलेबल हो। ऐसा नहीं अर्बन एरियाज में सबको मिल रही है, गाँव में प्रॉब्लम हो रही है, पैसे वाले एक्सेस कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे, तो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, वैल्यू भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या फिर हर कोई मतलब अपने मन में आए उस तरीके का कंटेंट डेवलप कर पा रहा है, या फिर उन चीज़ों को मिसयूज़ करना पॉसिबल हो पा रहा है। तो वो वैल्यू सिस्टम मेंटेन होना चाहिए, एक ट्रस्ट डेफिसिट का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कि भाई आज अगर हम कहीं पर भी, जैसे हमें बोला जाए कि डिजी लॉकर आप डाउनलोड करो और आपका कंटेंट जो है वो आप सेव करके रख सकते हो, आपकी मार्कशीट, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी की आरसी, कुछ भी, एनीथिंग। तो वो चीज़ें जब आप सेव करना चाहो तो आपको कॉन्फिडेंस तो हो, तभी तो आप सेव करोगे। नहीं आपको पता पड़े कि जी वहाँ से डेटा तो ब्रीच हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो आप फिर वहाँ पर उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करोगे। तो ट्रस्ट भी होना ज़रूरी है।
इसके पीछे अब ये सारी फैसिलिटीज हम देना चाहते हैं, पर सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, क्या उनके लिए गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब देखा जाए तो कभी भी कोई भी नई चीज़ लाई जाती है तो उसके पहले एक तो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके कि क्या हम चाहते हैं और किस तरीके से वो काम होगा। उसके लिए फिर लेजिस्लेशन, कानून बनाया जाता है, फिर गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है कि कल को ना अगर किसी को प्रॉब्लम होती है उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च होने के बाद में, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या ग्रीवांस रिड्रेसल मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल है कि नहीं, लोगों के साथ में, पब्लिक के साथ में एंगेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं, कि पब्लिक ही तो यूज़र है, पब्लिक ही अगर प्रॉब्लम में रहेगी तो कैसे वो यूज़ होगा प्लेटफॉर्म। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि राइटर जो है, एक राइटर दोनों में से एनपीसीआई के सीईओ एमडी हैं, तो इनको तो अच्छे से पता है इन चीज़ों का। तो कुल मिलाकर के बोले करंट डिजिटल सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं। उनको अगर देखें तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है इंटीग्रेशन की। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक इंसान को ऑफिस टू ऑफिस चक्कर ही काटने पड़ते हैं, चाहे कितना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम एक्सेस अवेलेबल कराएं। तो बोले एक तो इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटर ऑपरेबल होने चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को अगर ऑनलाइन अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो एक बंदा एक जगह से पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी सर्विसेज को एक्सेस कर सके। ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट में गया, वहां पर भी ऑनलाइन ही काम हो रहा है और फिर बाद में चक्कर काट करके दूसरे डिपार्टमेंट में गया, तो कितना टाइम कंज्यूम हो गया। इसके लिए आपको प्रॉपर मैनर में डेटाबेस भी डेवलप करने की जरूरत होती है, वो भी एकदम कहते हैं ना कि फुल प्रूफ होना चाहिए, जहां पर ट्रस्ट डेफिसिट ना आए फिर। ठीक है, अब देखो हम ये जानते हैं कि नेटवर्क तो लगातार ग्रो कर रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पर उसका बेनिफिट जो है वो सबको मिले, एफिशिएंटली काम हो, वो जरूरी काम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है जी? आज के टाइम पे तो ये कमियां हैं। आंसर आ जाता है फिर वेब 3.0, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। तो ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली देखो, जब क्रिप्टो करेंसीज का ये सिस्टम जब शुरू हुआ 2016-17 में, जब हाई लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब सब लोग जानने लग गए थे, तो उस टाइम पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई। और आज क्रिप्टो करेंसीज को तो देखो हर एक कंट्री डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है। जैसे आज आरबीआई बैठता है उस तरीके से कोई सेंट्रल रेगुलेटर नहीं होता है क्रिप्टो करेंसीज में, वो बस केवल अपने हिसाब से काम चलते रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि एक कंट्री की सॉवरेनिटी, कम से कम कॉमर्शियल सॉवरेनिटी पे तो सीधा क्वेश्चन राइज हो जाता है जब क्रिप्टो करेंसीज राइज होती चली जाती हैं। तो कुल मिलाकर के जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज है उनको तो देखो इग्नोर करने की बात की जा रही है, पर जिस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो क्रिप्टो करेंसीज डेवलप हो रही है ना, वो टेक्नोलॉजी बड़ी काम की है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखो हमें रेजिलियंट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो वेब 3.0 आर्किटेक्चर पे बेस्ड हो सकता है, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना सपोर्टिव सिस्टम के तौर पे काम कर पाएगा, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट भी होना चाहिए, महंगा भी नहीं होना चाहिए, करंट लागत से तो कम ही पैसे में बने, तभी टेक्नोलॉजी को माना जाता है। भाई आज हम टेक्नोलॉजी को क्यों अडॉप्ट करते हैं? अगर कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, अफोर्डेबल नहीं होगी, एक्सेसिबल नहीं होगी, तो क्यों लोग खरीदेंगे भाई उसको? सीधी सी बात है। टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि एक ह्यूमन की लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ बना सके वो चीज़ें, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो वेब 3.0 की अगर बात करें तो इसमें देखो नए वर्जन लाने पड़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के, कि भाई क्या रूल रेगुलेशन होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे। ठीक है, जैसे आज देखो हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, ये तीन इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं जिन पे बेस्ड एक डेमोक्रेटिक कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहता है, अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है। बोले इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्या? वेब 3 का टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखो क्रिप्टो करेंसीज को और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप सिनोनिमसली मत लेना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रिप्टो करेंसी एक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो या फिर एक यूटिलिटी है, बाकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत वास्ट है, जैसे हम आगे देखेंगे कि कहां कहां कैसे कैसे यूज हो सकता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स क्या करेंगे, एनरोल कर दिए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर और जो कहते हैं ना कि मतलब ओपन प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली ये, तो यहाँ पर वो जो एनरोलमेंट होगा सबका, एनरोलमेंट का मतलब लॉगिन करवा देना, उनकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर देना, उससे क्या होगा कि उनको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जिस भी डिपार्टमेंट से चाहिए होगी, वो सारी एक जगह पे मिल जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको नया लिंक खोलने की नौबत ना आए।
सिंपल सी बात है कि उसी वेबसाइट पर आपको साइड में दे दे कि भाई हाँ यहाँ पर ये सिस्टम है, आपको अगर इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इस पर क्लिक कर दो, और इसके बारे में चाहिए तो ये पूरी डिटेल आपके सामने है। तो कुल मिलाकर के एक इंटरलिंकिंग हो जाए। और आजकल आपको पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कितना ज़्यादा एक तरीके से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आपने सुना होगा NFT का नाम, नॉन फंजिबल टोकन्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लाइफ से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो बड़ी यूनिक है अपने आप में, और आप उसकी ऑनरशिप क्लेम करते हो और आप बोलते हो कि साहब ये तो मेरी है, ठीक है, मेरे अलावा किसी और के पास मिल ही नहीं सकती है, और आप उसकी बोली लगाओ आराम से और पैसे कमाओ एक नंबर। जैसे मान लो कि आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, मैच देखते टाइम पर आपने नोटिस किया कि यार यहाँ पर ये पर्टिकुलर इवेंट है, ये बड़ा गजब का शो कर दिया, आपने वो कॉपी कर लिया, पर देखा जाए तो वहाँ पर यूनिकनेस नहीं रही। क्यों यूनिकनेस नहीं रही? क्योंकि आपने टीवी में से आपने वो, और अगर टीवी में देख रहे हो तो अब तो आपने टीवी की रिकॉर्डिंग में से लिया है, इसका मतलब आपके अलावा टीवी रिकॉर्डर को ऑलरेडी पता है, तो इसका मतलब आपने कुछ यूनिक नहीं किया, पर आप मैच देखने के लिए गए हुए हो, राइट। और फिर वहां पर देखा कि कोई क्रिकेटर मैच खेल रहा है, और वहां पर आपने नोटिस किया कि वो बड़ी अजीब सी एक्टिविटी कर रहा है, और उसको आपने अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया। जैसे आजकल देखते हो ना कि देखो ये महेंद्र सिंह धोनी इस तरीके से छक्का मार रहा था फाइनल जो शॉट लगाना था 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में, तो वो एक तरीके से NFT हो गया, राइट। अब वो अगर वो फुटेज केवल आपके पास में है तो आप उसके लिए अपने हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर ऑक्शन के बेसिस पे पैसा कमा सकते हो, और कमाने वाले बहुत कमाते हैं ऐसा करने वाले। पर हाँ, इसको कहाँ तक रेगुलेट करना है, नहीं करना, उसके लिए प्रॉपर अभी तक कानून अवेलेबल नहीं है, राइट। क्योंकि अभी तक आपको पता है कि डेटा प्रिवेसी को लेकर के जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, पर्सनल डेटा बिल, वो आपको पता है विड्रॉ कर लिया गया है। अब उसमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम किया जाएगा, जिसमें नॉन पर्सनल डेटा को भी कवर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के डिजिटल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स को डिजिटलाइज करना, डिजिटल ट्विंस, जिसमें एक तरफ तो कौन हो गया क्रिएटर, और एक तरफ हो गया कौन, एक तरफ तो डेवलपर हो गया और एक तरफ हो गया सर्विस टेकर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये सारे सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है, और वो टास्क पॉसिबल हो सकती है वेब 3.0 ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन। देखो इनमें ऑडिटिंग भी आराम से हो सकती है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है, जैसे मान लो प्लेटफॉर्म है कोई भी, और उसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ नई एंट्री हो रही है तो वो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहेगा, और उस रिकॉर्ड को अगर ऑडिट करवाना हो, चेक करवाना हो, रिव्यू करवाना हो, तो वो भी आसानी से पॉसिबल हो सकता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ी ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करती है, यहाँ पर राइटर्स का ये क्लेम है, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के लिए बहुत सी कमिटीज भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो आप इसका एक काम कर लेना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी डिटेल देख लेना, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ग्लोबली क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, गार्टनर कंपनी है एक, उसके द्वारा बताया गया 2023 में, मतलब 2023 आते आते ब्लॉकचेन एप्लीकेशन जो है वो आप देखो कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और सर्विसेज जो हैं उनमें लगभग 35% तक यूज होने लग जाएगी। इवन एक कंपनी ने तो स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया है कि जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिस पर जो एप्लीकेशंस है ना वो यूटिलाइज हो सके। तो ऐसे में बोला आने वाले टाइम पर स्मार्टफोन्स इस तरीके की अडेप्टेबिलिटी ना दें, दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, वो देंगे डेफिनेटली, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना हर किसी मोबाइल फ़ोन कंपनी के लिए, हर कोई टेक्निकल जाइंट कंपनी के लिए अपने आप में एक सपना होता है। क्यों? जो जल्दी करेगा वो उतना ही पैसा कमाएगा, उनके लिए तो पैसा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कौन से वर्ल्ड के कंट्रीज हैं जो कि लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, उनकी बात करें तो उनमें आप देखो एस्टोनिया वर्ल्ड की ब्लॉकचेन कैपिटल के तौर पे इमर्ज होकर के आ रहा है एस्टोनिया, ठीक है। ये बाल्टिक कंट्री है, ठीक है, मैप दिखा दूंगा मैं लास्ट में आपको। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये वो कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, समझ गए, डिसइंटीग्रेशन के बाद में अब वो नेटो ज्वाइन कर चुके हैं। नेटो क्या मतलब, वो ज्वाइन कर चुके हैं, क्या नाम है इसका, यूरोपियन यूनियन, राइट। आगे देखो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन्होंने ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर हर जगह पे ब्लॉकचेन यूज किया है। चाइना ने भी अपना खुद का प्रोग्राम 2020 में लॉन्च कर दिया था, BSN जिसका नाम है ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विस नेटवर्क, जिसमें ब्लॉकचेन एप्लीकेशन पे ज़्यादा काम होता है। ब्रिटेन में देखा जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस और दूसरी तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के बेसिस पे डिजिटल बिल्ट सेंटर फॉर डिजिटल बिल्ट ब्रिटेन, ठीक है, ये लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा आप आ जाओ यहाँ पर ब्रिटेन की एक और बात करें तो यहाँ पर नेशनल डिजिटल ट्विन प्रोग्राम
एनडीटीपी है वो चल रहा है कोलैबोरेशन पे काम। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने भी ब्राज़ीलियन ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो डेवलप किया है, जिसमें कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इंटीग्रेशन आता है, पब्लिक गुड जो है वो पॉसिबल हो सके। सीधी सी बात है कि आप एक ही जगह पे कहते हैं ना सिंगल विंडो सोल्यूशन अगर आप अवेलेबल कराओगे तो डेफिनेटली लोग एक्सेस करेंगे उसको। इसके अलावा देखा जाए तो कई ऐसे भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम है जो आप जानते हो, जैसे कि हम एथेरियम की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, ये भी ब्लॉकचेन बेस्ड ही है। वो बात ठीक है कि अभी तक कोई भी कंट्री अभी इनको लेजिटिमेट या कहते हैं ना कि लीगल टेंडर के तौर पे डिक्लेयर नहीं कर पाया। हाँ, छोड़ करके एक अल सल्वाडोर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उस कंट्री ने अलाउ किया था। समझ गए? तो कुल मिलाकर के फाइनेंस के सेक्टर में भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, इसमें क्या है कि लोन देने वाले, लोन लेने वाले, इंटरेस्ट रेट एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगी, इस तरीके से काम होगा इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम डिजिटल सिस्टम की तरफ इतना मूव कर ही रहे हैं तो इसको और एफिशिएंट और स्मूथ बना दें, तो उसके हिसाब से यहाँ पर राइटर्स अपने ओपिनियन दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पर सोलेना करके एक कंपनी है, ब्लॉकचेन प्रोवाइडर है, उसने स्मार्टफोन का एक प्रोटोटाइप तैयार किया, मॉडल तैयार किया है, जिसने हार्डवेयर और सिक्योरिटी दोनों के लिए अपने सिस्टम तैयार कर दिए हैं। आप देखो ये किस पे बेस्ड है, इसमें क्रिप्टो वॉलेट्स हैं वो भी चलेंगे, बिटकॉइन, एथेरियम, ये सारे के सारे जितने भी हैं उनको भी आराम से लेन देन कर सकते हैं। Web3 पे बेस्ड है, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं उनकी भी आप आराम से, कोई भी आप मान लो कहीं घूमने फिरने गए, कहीं आपको एकदम यूनिक इवेंट दिखा जो किसी को नहीं पता है, आपने रिकॉर्ड कर दिया और वो आपने अपने हिसाब से उसकी वो निकाल दी कि हाँ जी मेरे हिसाब से बिल्कुल यूनिक है और इसको कोई लेना चाहे तो देख लो, पब्लिक करना चाहे तो इस हिसाब से हो जाता है, राइट। इसके अलावा देखो कि ब्लॉकचेन स्टोरी जो है वो बेस्ड है किस पे, ब्लॉकचेन जो है वो अपने आप में वेब 3.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वेब 1.0 में तो वायर्ड कम्युनिकेशन हो गया, वेब 2.0 में आ गया वायरलेस इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। अब हम वेब 3.0 की बात करें जिसमें और ज़्यादा स्मार्टनेस आ रही है, और ज़्यादा कम्युनिकेशन की रिप्लेसमेंट के तौर पे हम ब्लॉकचेन को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेब 3.0 बहुत ही क्या होगा जिसमें रिसर्च भी प्रॉपर हो पाएगी। अच्छा, एक चीज़ देखो कि एक प्लेटफॉर्म पे जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, किसी भी रिसर्चर को कोई भी चीज़ नहीं करना चाहता है तो उसको कितनी आसानी होगी कोई भी नई चीज़ बनाने में। ठीक है, तो रिसर्च स्टैंडर्ड्स को आराम से सपोर्ट करने वाला होगा ब्लॉकचेन की अगर बात करें। इंटरऑपरेबिलिटी, इसका मतलब एक डिपार्टमेंट हो या दो इंस्टीट्यूशंस हो, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो या ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हो, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखेगा। गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी बनाई, जैसे हम कई बार देखते हैं ना, आपको ध्यान हो तो, कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि भाई 2015 में श्रेया सिंगल केस के बेसिस पे कि जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी अगर कंटेंट शेयर करता है जो कि रियल कंटेंट है, पर वो किसी इंडिविजुअल के लिए ये हो जाए कि यार ये तो मेरे लिए गलत कर दिया, और वो इंडिविजुअल जो है वो पॉलिटिकल लीडर है, तो बंदा पुलिस को ऑर्डर दे करके या पुलिस से अपनी बात कह करके और उसको एफआईआर दर्ज करवा करके अरेस्ट करवा देगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, ये चल रहा है किसके अंडर में, सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्क्रैप कर दिया। अब फिर भी आज भी देखो इस सेक्शन 66A के अंडर में बहुत सारी अरेस्ट होते हैं। तो यहां पर अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा कोई अनाउंसमेंट कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है, तो इसका गवर्नमेंट को भी पता पड़ जाएगा, पब्लिक को भी पता पड़ जाएगा, और पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता पड़ जाएगा कि भैया ये सेक्शन के बेसिस पे हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अपडेट जल्दी से होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम कम से कम आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर्स के द्वारा मेनली बताई जा रही है। ठीक है, फिर और एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइजेशन तो ऑटोमेटिक हो ही गया, क्योंकि सेंट्रल मैनर में तो होता नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म होगा, बस उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, और बाकी यूजर्स अपने अपने हिसाब से अपडेट करते रहेंगे, एक्सेस करते रहेंगे, एफिशिएंट मैनर में काम हो जाएगा। अब इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें देखो लेवल बेसिस पे डेवलपमेंट होता है, एक तो लेवल 2 होता है, एक लेवल 1 होता है। लेवल 1 तो क्या हो गया, सिंपल सा ये है, हैवी लोड जो होगा वो मैनेज करेगा, और लेवल 2 जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग लेयर। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, लेवल 1 L1 के ऊपर अगर लेयर 1 पे कोई भी मान लो प्रोग्राम तैयार हो रहा है तो वो हो जाएगा बिल्कुल कोर का मतलब बिल्कुल बेसिक। ठीक है, जिसको एक्सेस करना, ऑपरेट करना कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होगा। जबकि इस L1 के ऊपर एक और लेयर आप तैयार कर दोगे जहां पर आप एप्लीकेशंस डेवलप कर दोगे, और वो एप्लीकेशन डेवलप करके यूजर इजीली उन एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा। इसका मतलब पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी तो रहेगी L2 पर, और जबकि कोर काम होगा L1 पर। तो इस तरीके से 2 लेयर में आपने काम कर दिया, तो पब्लिक को भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं पड़ेगा,
दूसरी चीज़, पब्लिक को कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो इजीली हो पाएगी। अपडेशन L1 में कर दिया तो ऑटोमेटिकली L2 में रेप्लिकेट होने लग जाएगा। तो इस तरीके से बोला इंटरकनेक्टेडनेस भी हो जाएगी वर्टिकली भी। तो ये भी यहाँ पर बता दिया। और इंडिया को हम डिजिटल इकोनॉमी बनाना ही चाहते हैं तो ब्लॉकचेन बहुत परफेक्ट आइडिया है और इस पर हम जल्दी से जल्दी काम करके आने वाले हैं। गवर्नमेंट को भी इस पर और ज़्यादा प्रोग्रेस की कोशिशें करनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ब्लॉकचेन के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना भैया, क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, मंकी पॉक्स का केस अभी पेट्स में भी मिलने लग गया है। इसका मतलब पहला केस अभी आया है पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन का, ठीक है। मंकी पॉक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूको क्यूटेनियस लेजियन, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी पे उभार लेकर के आते, बीमारी के बाद में बॉडी पे थोड़ा सा ना फोड़े टाइप उठ जाता है, मवाद पस बढ़ जाती है उसमें। तो इससे देखो संबंधित हमने बहुत से कंटेंट को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। फिलहाल स्टेटस ये है कि मई 2022 से लेकर अभी तक अफ्रीकन कंट्रीज़ को छोड़ दो, सेंट्रल और अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ से मंकी पॉक्स ओरिजिनेटेड कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पर, क्योंकि वो क्या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इक्वेटोरियल कंट्रीज सॉरी, वहाँ पर रेनफॉल भी अच्छा है तो बैक्टीरिया वायरसेस अच्छा खासा डेवलप हो रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसके अलावा बाहर अभी लगभग 35,000 केसेस मिल चुके हैं 2022 मई से लेकर अभी तक, जो कि ज़्यादातर यूरोप और अमेरिकाज में देखने को मिल रहे हैं। और ये पहला केस है जब किसी पेट में इसका इन्फेक्शन देखने को मिला है, ह्यूमन टू एनिमल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी कंटेंट हमने अभी तक देखा है वो लिंक शेयर कर दिया है मैंने, आप जरूर देख लेना उसको। नेक्स्ट है देखो, यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान जो है वो और ज़्यादा अपनी क्लोजनेस को बढ़ा रहे हैं और चाइना लगातार नाराज़ होता चला जा रहा है, ठीक है। अब ट्रेड टॉक्स भी शुरू हो गई है और जल्दी ही इनके बीच में ट्रेड भी होने लग जाएगा। अब चाहे कितना ही चाइना उछले, कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा देखो कि विंडफॉल टैक्स रिवीजन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहली चीज़ तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, देखो इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ये कोई ऐसा टैक्स नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो बजट के टाइम पे कुछ अनाउंस करती है। ये बेसिकली वो टैक्सेस होते हैं जो कि किसी भी अनफोर्सिएबल कंडीशन में यूँ लगे कि यार कोई चीज़ की शॉर्टेज है इंडिया में और पता पड़ रहा है कि उसका एक्सपोर्ट करके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं जबकि इंडिया में उसकी शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उस पर कस्टम ड्यूटी को राइज कर देती है। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट हो जाएगा महंगा, तो वो इंडिया में ही अपने माल को बेच देंगे। इससे क्या है कि इंडिया में किसी भी गुड या किसी भी गुड्स की जो शॉर्टेज है उसको हम शॉर्टेज को फुलफिल कर सकें। तो बेसिकली अभी कंटेक्स्ट में है क्या, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज आपको पता है बहुत ज़्यादा है, अभी महंगाई हो रही है लगातार। पर क्या है कि जो ऑयल प्रोसेसिंग कंपनीज है ना, वो क्या करती हैं, डीजल, टरबाइन, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है वो, और पेट्रोल, इन तीनों को क्या कर रही हैं, प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर देती हैं। एक्सपोर्ट से पैसा कमाती है बढ़िया। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो हमारे यहाँ तो शॉर्टेज पड़ रही है, जनता की कमी आ रही है और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, विंडफॉल टैक्स के तौर पे टैक्स राइज कर दिया, कस्टम ड्यूटी राइज कर दी। कैसे कि भाई अब आप एक्सपोर्ट्स देख लो, एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमा रहे हो या फिर यहाँ पर ज़्यादा कमा रहे हो लोकली। तो इससे क्या है कि हमारे यहाँ पर जो शॉर्टेज है ना डीजल की और एविएशन टरबाइन फ्यूल की, उसको फुलफिल करने की मेन टारगेट रहती है यहाँ पे, ठीक है। और पेट्रोल जो है उस पर अभी राइज नहीं किया है, ये पर लीटर के हिसाब से चार्जेस राइज हुए हैं, देख लो क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। ये इतना काम का नहीं है, बस इतना है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। जब किसी भी गुड की शॉर्टेज होती है तो उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए, एक्सपोर्ट को रोकने के लिए, या फिर कोई भी अचानक से कोई डिसरप्टिव एक्टिविटी हुई है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करने के लिए टैक्स राइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हीं को विंडफॉल टैक्स बोला जाता है। ओके चलो ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैप दिखाना था मुझे, एक बार वो देख लेते हैं। या आप यहाँ पर देख सकते हो नेटो कंट्रीज का मैप है, और हाँ एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ने भी देखो नेटो ज्वाइन कर रखा है, और एस्टोनिया ये रहा यहाँ पे, ठीक है, जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर है ही ये, ठीक है। तो देखो इस डिस्कशन में इतना ही है, देख लेना अच्छे से भाई। मैं एक बार इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैप अच्छे से देखो। एटलस जरूर परचेज करके रखो भैया, जो भी क्वेश्चन आए डेली 5-10 मिनट ऐसे एंटरटेनमेंट के नाम पर दे दिया करो कि चलो ठीक है देखते हैं आज क्या है मैप में। ऐसे कर करके मैप तो अच्छे से तैयार कर लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।